स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम चेनी है, जो 27 साल की है और काफ़ी बीमार भी है। चेनी अपनी ग्रैंड माँ के साथ ह्यूस्टन टाउन में रहती है। वो अपनी ग्रैंड माँ के रेस्टोरेंट में प्याज छील रही होती है, तभी उसके नाक से खून निकलता है। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताता है, तुम्हारे लोड़े लग गए हैं, तुम जल्दी ही मर जाओगी। सदमा खाई हुई चेनी अपने ही ख्यालों में खोई हुई नाखुश अपनी किस्मत को कोस रही होती है। तभी वहाँ चर्च ऑफ इटर्नल सैल्वेशन में काम करने वाली एक महिला चैनी को बताती है कि 31 दिसंबर 1999 को एपोक्लिप्स यानी दुनिया का अंत होने वाला है। अगर आपको इस तबाही से बचना है तो चर्च ऑफ इटर्नल सैल्वेशन ज्वाइन कर लो। सिर्फ चर्च ही है जो आपको इस मुसीबत से बचा सकता है। कर लो, ज्वाइन कर लो ना, कर लो। मैं अभी डॉक्टर के पास से मिलकर आ रही हूँ। उसने मुझे बताया है कि तेरे पास जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। इसीलिए 31 दिसंबर न्यू ईयर आने से पहले ही मेरा सैड न्यू ईयर बन चुका होगा। जब दुनिया ख़त्म होने ही वाली है तो क्यों ना तुम सारे के सारे मेरे साथ पहले ही हरिद्वार चलो। कल करे सो आज कर, आज करे सो आप। रेडी हो जाओ और खुशी खुशी मेरे साथ चलो। मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहने दो। ये सुन के सभी चर्च वाले वहाँ से चले जाते हैं और चैनी गहरी सोच में डूब जाती है। अपने आने वाले कल को लेकर चिंता करती है और अपने सपनों को लेकर चिंतित होती है। मैं क्या करूँगी अब। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो डंप यार्ड में अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने लिए चीज़ें ढूंढ रहा होता है। तभी सीक्रेट लैब से निकलने वाला केमिकल जो वहाँ के कूड़ेदान में मिल रहा होता है, वो अनजान शख्स उस केमिकल के पानी में गिर जाता है और फिर उसे कुछ होने लगता है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, जब मैं मर जाऊंगा तब बचाने आओगे कमीनो। उसी शख्स का दोस्त हेसियोंग के सिविल अफेयर्स ऑफिस में आता है, जिसे कंप्लेंट सेंटर भी कहते हैं। वो वहाँ अपने दोस्त किम बोमपाल की मिसिंग कंप्लेंट करता है। तभी वहाँ मिडिल एज्ड मैरिड मैन सोन आता है और वो भी उसी ड्रेनेज साइट की कंप्लेंट करने वहाँ आया होता है। सोन अक्सर उस ऑफिस में जाके अलग अलग बहाने से डंप यार्ड की कंप्लेंट करता रहता था। दफ्तर वाले सारे सोन से परेशान थे। सोन इस बार ली से मिलता है और कहता है कि डंप यार्ड एरिया में गंदगी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बदबू फैल रही है, जिस वजह से मेरी फ्लावर शॉप के साथ साथ पूरा ह्यूस्टन सिटी भी बर्बाद हो रहा है। इस समस्या को ठीक करने के लिए जल्दी कुछ करो। ली कहता है कि हम जो कर सकते थे हम पहले ही कर चुके हैं। हम वहाँ एक वार्निंग बोर्ड पहले ही लगा चुके हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे ये ऑफिस जहाँ कोई भी साला अपना मुंह उठा के चला आता है। थोड़ी हमारी भी प्रॉब्लम समझो ना। ये कहने के बाद ली अपनी पेट पूजा कर रहा होता है। तभी वही सेम ओल्ड मैन आता है जो अपनी दोस्त की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर रहा होता है और ली को ह्यूस्टन सिटी के बारे में बताता है। ली सियोल से ह्यूस्टन सिटी ट्रांसफ़र होकर आया था। ओल्ड मैन बताता है कि ये सिटी जितनी दूर से शांत दिखती है ना बेटा, उतनी पास से कुत्ती कमीनी हरामजादी लगती है। उसके बाद वही सेम चर्च वाली लेडी उसी ओल्ड मैन से मिलने आती है और वो वही सेम बकचोदी जो उसने चेनी को कही थी, वही सेम बकचोदी वो उस ओल्ड मैन को भी चिपका देती है। ओल्ड मैन उस लेडी पर गुस्सा करता है और उसकी बात मानने से मना कर देता है, चल भाग यहाँ से। तभी एक लड़का जिसका नाम किम पालो होता है, वो ओल्ड मैन को अपनी पावर का डेमो देता है। वो उसकी कार्ड को मसल देता है बिना उसे छुए। पालो के पास ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने की पावर होती है। ये देखकर ओल्ड मैन की फटके चार हो जाती है। ही हमसे भिड़ेगा बड़ा पछताएगा, हमसे दोस्ती करेगा भरपेट खाना मिलेगा, नहीं तो सिर्फ मार ही खाएगा, समझा। चैनी अपनी ग्रैंड माँ से पैसे मांगती है अपना सपना पूरा करने के लिए। ग्रैंड माँ उसे मना कर देती है और उसे एक अच्छी जॉब ढूंढने को कहती है। चैनी ने कभी जॉब नहीं करी थी, तो अब कैसे नर्मदा गंगा की तरह वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह सकती थी। नर्मदा ईस्ट टू वेस्ट जाती थी और ईस्ट टू वेस्ट ही जाएगी और खुद से पैसों का जुगाड़ करने के बारे में सोचती है। उसका सपना है कि वो ह्यूस्टन सिटी के बाहर जाके सारी दुनिया देखे, स्पेशली नॉर्दर्न लाइट्स। तभी चैनी वहाँ से अपना बैग पैक करके निकलती है। कांग रोबिन जो चैनी का दोस्त होता है और उसकी ग्रैंड माँ के रेस्टोरेंट में काम भी करता है, वो उसे देख लेता है और पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो। चैनी कहती है कि मैं अपने सपने जीने जा रही हूँ। कांग कहता है, ट्रैवल करने के लिए पैसे कहाँ से आए। चैनी कहती है, अभी आए नहीं है लेकिन बड़ी जल्दी आ जाएंगे। जहाँ चाह वहाँ रहा, तो मुझे पैसे दे दे। कांग कहता है, सपने तेरे पैसे मेरे, चल चुपचाप से दफ़ा हो जाए यहाँ से। अपने तो बड़वे होते हैं। अरे सच में मेरे पास पैसे नहीं, वरना दे देता तुझे। ही मजाक कर रही हूँ, अपने तो अपने होते हैं लोड़ू। मैं अपनी माँ को उनके जन्मदिन पर हवाई भेज रहा हूँ। हवाई की कैपिटल क्या है? होनोलुलु है। बस यही पता है तुझे, समझा। कैपिटल पता होने से कोई हवाई नहीं चला जाता। हवाई जाने के लिए रोकड़ा चाहिए जो तेरे पास नहीं है। ये हवा जो तू खा रहा है वो भी मेरी वजह से ही खा पा रहा है, वरना भुखमरी की वजह से कब का मर चुका होता। चल दफ़ा हो जा, मुझे मेरा काम करने दे बड़वे।
सोन अपनी बेटी को स्कूल से लेने आया होता है, तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। उसकी माँ उसे हवाई वेकेशन के बारे में पूछती है, लेकिन सोन बात को घुमा देता है और तभी बारिश की वजह से उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है। ओए माँ! सोन को ज़मीन पर गिरा देख सोन की बेटी एम्बेरस हो जाती है। वो सोन को कम्प्लीटली इग्नोर करके अपनी सहेली के साथ वहाँ से चली जाती है। ये देख कर सोन को बुरा लगता है। मैं तेरा बाप हूँ बे, सुनना ही नहीं दे रहा। सोन कांग के घर के बाहर खड़ा होता है, तभी कांग आता है और वो ना चाहते हुए भी सोन को अपने घर में घुसने देता है। दोनों अपनी पर्सनल बातें चौध रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ क्यों नहीं है, खुशी साली हमसे कब तक यूं ही रूठी रहेगी, हमने उस साली का क्या बिगाड़ा है जो हमसे वो कभी मिलना ही नहीं चाहती। चैनी एक शॉप पर आती है, वहाँ के लोग उसे पहचान जाते हैं। वहाँ के लोग उसे लेडी ट्रेन रैक के नाम से जानते हैं, जो एक क्योटी अनप्रेडिक्टेबल इंसान होता है जो गड़बड़ी तबाही अजीब बहु गरीब हरकतें करता है, इसीलिए सब उसे उल्टी खोपड़ी कहते हैं। चैनी उस शॉप से नाइफ और ना जाने क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें खरीदती है। चैनी को ये सब चीज़ें लेते हुए ली देख लेता है। ली चैनी को देख के सस्पिशियस होता है। उसे लगता है कि चैनी ने किम बोंग पाल को मार दिया है और उसकी बॉडी चैनी ने अपने सूटकेस में रखी है। क्योंकि चैनी के पास ली किम बोंग पाल की ट्रॉली देखता है और किम बोंग पाल कहीं नज़र नहीं आ रहा होता है। ली चैनी को रोकता है और चैनी की सूटकेस के अंदर से कुछ बाल बाहर निकल रहे होते हैं, तो ली को लगता है कि वो बाल किम बोंग पाल के हैं। सिरे ली चैनी का सूटकेस खोलने की कोशिश करता है। छीना झपटी में सूटकेस जैसे ही खुलता है, चैनी का सारा सामान हवा में उड़ता है। चैनी का सारा सामान गीला और गंदा हो जाता है। चैनी को नहाना नहीं था, लेकिन ली की वजह से चैनी नहा लेती है। ली देखता है कि वो बाल सॉफ्ट टॉय के नहीं थे। जैसे ही वो सॉफ्ट टॉय उठाने ही वाला होता है, चैनी सॉफ्ट टॉय उठा लेती है और ली के मुंह पे एक जोरदार चाटा मारती है। तभी चैनी के सेल फोन पर चैनी की ग्रैंडमा का फ़ोन आता है। ली चैनी का सामान समेटता है और उसे सॉरी कहता है। चैनी ली से उसका नंबर मांगती है। ली उसे अपने ऑफिस का कार्ड दे देता है। चैनी कहती है, मेरा लॉयर तुझे फ़ोन करेगा बहन चौध, चुपचाप से फ़ोन उठा लियो बेटी चौध, तुझे मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। गलती ली की होती है तो ली चैनी की बात चुपचाप मान के वहाँ से चला जाता है। बाय बाय। चैनी अपनी ग्रैंडमा से बात कर रही होती है। उसकी दादी कहती है, तूने चूड़ी है खनकाई, अब तो घर आ जा हर जाए। वो चैनी के बचपन की तस्वीरें देख इमोशनल हो रही होती है और कहती है, तू पहले जैसे क्यों नहीं हो जाती। चैनी कहती है, बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहते दादी माँ, एक ना एक दिन उन्हें बड़ा होना ही होता है और बड़े होते ही वो बदल भी जाते हैं। ग्रैंडमा उसे कहती है, ये फिलोसफिकल बातें मुझे मत बता, चुपचाप से घर आ जा। चैनी अपने घर जाने के बजाय कांग रॉबिन के घर चली जाती है। उसे वहाँ देख के कांग की फट जाती है। वो चैनी को अचानक अपने सामने देख घबरा जाता है। वहाँ सोन भी होता है। चैनी अपनी किडनैपिंग का प्लान कांग और सोन को बताती है। चैनी दोनों को बताती है कि तुम्हें मेरी फेक किडनैपिंग करनी है और मेरी अमीर दादी से पैसों की मांग करनी है। चैनी के इस प्लान में शामिल होने से वो दोनों मना कर देते हैं, लेकिन जैसे ही चैनी उन्हें पैसों का लालच देती है, वो दोनों खुशी खुशी चैनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और चैनी की फेक किडनैपिंग में उसका साथ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। ली की लैंडलॉर्ड ली से कंप्लेंट करती है, आवाज़ कम कर, तेरे कमरे से बहुत आवाज़ आ रही है। सारे लोग मुझसे कंप्लेंट करते हैं कि ये किस झंडू को कमरा दे दिया आपने, ऐसा ही चलता रहा तो तुझे मैं यहाँ से टाटा बाय बाय कर दूँगी। ली का कमरा उथल पुथल हो रखा होता है। वो वंडर किंडर प्रोजेक्ट की फाइल पढ़ रहा होता है, जिसमें बच्चों की तस्वीरें होती है जो एक टेस्ट सब्जेक्ट होते हैं डॉक्टर हामुंडू के एक्सपेरिमेंट के, जिसे 20 साल पहले जेल हो चुकी होती है इलीगल एक्सपेरिमेंट करने की वजह से। उस फाइल में ओल्ड मैन की फ़ोटो भी होती है, जिसने डॉक्टर हामुंडू के लैब में होने वाले गैरकानूनी काम के बारे में न्यूज़ वालों को बताया था। वो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ली ओल्ड मैन की जगह पर पहुँचता है और देखता है कि वहाँ का हुलिया बिगड़ा हुआ है। वो वही पर्चा देखता है जिसे चर्च ऑफ इटर्नल सैल्वेशन वाले सर्कुलेट कर रहे होते हैं हिजोंग टाउन में। फिर हमें वही ओल्ड मैन को दिखाते हैं जो उसी चर्च के बेसमेंट में बनी लैब में कैद होता है। वो वहाँ अपने दोस्त किंग बोंग पाल को देखता है। उसके दोस्त की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। सेटअप पूरी तरह तैयार होता है। वो चैनी को एक कुर्सी पे बांध चुके होते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तभी चैनी की तबीयत ख़राब होती है और एक झटके में चैनी की मौत हो जाती है। ये देखकर सोंग कांग की भी एक झटके में मौत होने वाली होती है, लेकिन वो अपने आप को कैसे भी करके संभाल लेते हैं। सोंग कहता है, ये पकड़ कैमरा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ले पकड़। लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो दोनों चैनी को बचाने का ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अरे उठ जा चलाक लोमड़ी। कांग और सोन दोनों चैनी को डंप यार्ड में डंप करने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ ली आ जाता है। वो देखता है कि सोन और कांग दोनों डरे हुए हैं। ली उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी काट जिसमें चैनी की बॉडी होती है, वो कार्ड ऊपर से लुढ़कती हुई नीचे जाती है और चैनी की बॉडी कार्ड से बाहर निकल के ज़मीन पर गिर जाती है। ली चैनी की बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई देख लेता है।
लैब से लीक हो रहा केमिकल जो कूड़ेदान के पानी में ऑलरेडी मिक्स हो चुका होता है। चैनी की बॉडी उसी पानी पर गिर जाती है। सोन और कांग भी उसी केमिकल पर गिर जाते हैं। सोन और कांग जो पहले से ही डरे हुए होते हैं वो घबराए हुए ली को सब कुछ बता देते हैं, लेकिन ली उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो पुलिस को फ़ोन मिलाता है। कांग और सन दोनों उसे रोकते हैं, लेकिन पुलिस को फ़ोन लग जाता है। इस दौरान चैनी की बॉडी भी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। तीनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि चैनी की बॉडी वहाँ से अचानक गायब कैसे हुई। वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। ली उन्हें बताता है कि इन दोनों ने चैनी नाम की लड़की को टपका दिया है और इनके साथियों ने आप लोगों के आने से पहले ही उसकी बॉडी छुपा दी। सोन एक पुलिस वाले पर वहाँ का पानी फेंक रहा होता है। कांग सदमे में होता है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन कांग एक नंबर की एक्टिंग करके सवालों की गोलियों से बच रहा होता है। पुलिस वाले ली से कहते हैं, चैनी फेमस रेस्टोरेंट हार्टी किचन के ओनर किम जन बॉक की ग्रैंड डॉटर के बारे में बात कर रहे हो? ली कहता है हाँ। पुलिस वाला कहता है ये कैसे हो सकता है, वो तो तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। ली मुड़ के पीछे देखता है और शौक हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। चैनी को तो उसने खुद अपनी आंखों से मरा हुआ देखा था। चैनी एक भूत की तरह लग रही होती है। हाँ, बिल्कुल एक भूत की तरह लग रही होती है। सोन को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कांग से पूछता है, तेरे पीछे जो लड़की खड़ी है क्या वो चैनी है? कांग चैनी को देखता है और बेहोश हो जाता है। मैं जिंदा कैसे हुई वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। फिर हम देखते हैं कि चैनी के सूटकेस खुलने के वक्त ली ने नाइफ, सीजर जैसी शार्प चीज़ों को बिना छुए अपने हैंड जेस्चर से दीवार पर चिपका दिया था। तभी हमें पता चलता है कि ली भी वंडर किंडर प्रोजेक्ट का एक टेस्ट सब्जेक्ट था, जिस वजह से उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर है, जिसका यूज़ करके वो किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को बिना छुए अपने माइंड से मूव कर सकता है, जैसे एक्समैन में जीन ग्रे होती है। लेकिन उसके पास टेलीकिनेसिस के साथ साथ टेलीपैथी की भी पावर थी, जिससे वो माइंड रीडिंग और माइंड कंट्रोल कर सकती थी। वही पावर आगे जाके एक लड़की के पास होगी। और एक्समैन में प्रोफेसर जेवियर जो टेलीपैथी के साथ साथ इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता था, क्योंकि वो भी माइंड कंट्रोलिंग का ही एक पार्ट होता है। वही पावर दूसरी लड़की के पास दिखाई जाती है। जीन ग्रे ओमेगा लेवल म्यूटेंट होती है जो दोनों पावर पोजेस करती है। अबे तो एक्समैन एक्सप्लेन कर रहा है या वंडरफुल्स के ड्रामा? ये बताना जरूरी था इसलिए बताया, वरना अपन को ज़्यादा खाली पीली बातें चौधने का शौक नहीं है। चल झूठा। चैनी की ग्रैंडमा जुनमो को कहती है चैनी को ढूंढने के लिए। जुनमो ग्रैंडमा को जेजू आइलैंड की लोकेशन बताता है। ये सुन के ग्रैंडमा चैनी का रूम चेक करती है और उसे पता चल जाता है कि चैनी हेजोंग टाउन को छोड़ के जाने की तैयारी में है। जुनमो दोबारा से बताता है कि चैनी हेजोंग सिटी में ही है, शायद पहले ट्रैकिंग डिवाइस गलत लोकेशन बता रहा था। ली, कांग, सोन तीनों को पुलिस वाले स्टेशन लेके आते हैं। चैनी कांग और सोन को बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है उन पुलिस वालों को कुछ भी बताने की, सच तो बिल्कुल भी मत बताना, इससे हमारी ही मुसीबत बढ़ेगी। पुलिस वाले उन तीनों से पूछताछ करते हैं। सोन झूठ कहता है कि हम तो सिर्फ वहाँ ऐसे ही घूमने गए थे। ली कहता है कि मुझे शायद गलतफहमी हो गई थी। पुलिस वाले उन्हें वहाँ से जाने देते हैं। सोन ने झूठ बोला था, जिस वजह से उसका हाथ कागज़ में चिपक जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कांग और सोन चैनी के साथ हॉस्पिटल में खाना खाते हुए बातचीत कर रहे होते हैं। कांग चैनी से पूछता है, तुम मर के वापस कैसे ज़िंदा हो गई और तुम कहाँ गायब हो गई थी? चैनी बताती है, मैं एक गुफा में थी, मेरे सामने एक औरत थी, वो कह रही थी बारिश बहुत हो रही है, चुपचाप से बाहर निकल। और फिर ना जाने मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं दोबारा ज़िंदा कैसे हो गई। सोन कहता है, अच्छा बहुत बढ़िया, मेरी आंखें भर आई तुम्हारा ये चटपटा झूठ सुन के। कांग कहता है, हम कैसे ग्रैंड माँ को बताएंगे ये सारा चुतिया, कैसे समझाएंगे कि हमने तुम्हारी फेक किडनैपिंग करी थी और तुम टपक गई थी और फिर दोबारा ज़िंदा हो गई। तभी ग्रैंड माँ वहाँ आ जाती है। तीनों ग्रैंड माँ को देख के छुपन छुपाई खेलने लगते हैं। चैनी कबर्ड में छुप जाती है और जैसे ही वो कबर्ड का डोर बंद करती है वो खुद को एक शूटिंग सेट पर मौजूद पाती है, जहाँ जोसियन एरा का एक टॉर्चर सीन शूट हो रहा होता है। चैनी की ग्रैंडमा कांग और सोन पर गुस्सा कर रही होती है और उनसे सबको सच सच बोलने को कहती है। कांग और सोन दोनों सच की उल्टी चैनी की ग्रैंडमा के सामने कर देते हैं। उसके बाद चैनी की ग्रैंडमा चैनी को कबर्ड में ढूंढती है, लेकिन कबर्ड खाली होता है। लेकिन जब वो दोबारा कबर्ड खोलती है, चैनी वापस उसी जगह पर आ जाती है। वो घबराई हुई अपनी ग्रैंडमा से गले लगती है और उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती है जो भी उसके साथ हुआ। सोन कांग को कहता है, ये देख, ये है एक नंबर की झूठी औरत। ग्रैंडमा परेशान हो जाती है। वो चैनी को रेस्ट करने को कहती है। ये सब चुपके से ली देख रहा होता है, क्योंकि उसे ये पता करना है कि चैनी दोबारा जिंदा कैसे हुई। सीन शिफ्ट होता है और हमें ओल्ड मैन को दिखाते हैं जो एक लेडी के साथ बात कर रहा होता है। लेडी ओल्ड मैन से इमॉर्टल चाइल्ड के बारे में पूछती है। वो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस 3972 टेस्ट सब्जेक्ट के बारे में पता है। वो अब हेसियोंग आ चुका है, मैं उससे मिला भी था। वो औरत ओल्ड मैन की मरी हुई वाइफ होती है, जिसके साथ वो खुशी खुशी खाना खा रहा होता है और अन ओल्ड मैन के जज्बातों के साथ खेल रही होती है। वो उसकी वाइफ का इल्यूजन दिखा के उसके
सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रही होती है। और जो रानपाल होती है, वंडर किंडर प्रोजेक्ट के टेस्ट सब्जेक्ट होते हैं। ली उन्हीं के साथ डॉक्टर हावुंडू की लैब में था। एक धुंधली याद, एक बच्चा और एक अनोखी पावर। ये ली का पास्ट होता है, जहाँ वो अपनी पावर यानी टेलीकिनेसिस का यूज़ करता है और अपने माइंड से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मूव करता है। यहाँ पे सभी बच्चे टेस्ट सब्जेक्ट ही होते हैं। कुछ मर चुके होते हैं, कुछ के पास सुपर पावर आ जाती है। बस एक बच्चा होता है जो चाइल्ड ऑफ इटर्निटी कहलाता है, यानी इमोर्टल चाइल्ड। इस बच्चे को चाहे कुछ भी हो जाए, यह बच्चा कभी मर नहीं सकता। इसका दिल कभी भी धड़कना बंद नहीं करेगा, चाहे इसे कितनी भी चोटें, कितने भी गहरे जख्म लग जाए, यह बच्चा अमर है। और ऐसे ही और बच्चे डॉक्टर बुलाना चाहता है। अपना पास याद करके ली अपनी नींद से जागता है और उसके कमरे की सारी चीज़ें हवा में उड़ रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि ली का कमरा इतना उथल पुथल क्यों रहता था और उसके कमरे से इतनी आवाज़ें क्यों आती थी। ये है वो रीज़न। ग्रैंडमा चेनी के घाव देखती है जो उसके शरीर पर होते हैं, लेकिन वो चोटें खुद ब खुद ठीक हो चुकी होती हैं। ये देखकर ग्रैंडमा डॉक्टर के पास जाती है चेनी की हेल्थ रिपोर्ट के सिलसिले में। डॉक्टर ग्रैंडमा को बताता है कि चेनी अब खतरे से दूर है, उसकी तबीयत अचानक सुधर गई। ये एक चमत्कार से कम नहीं। ये बात सुनकर ग्रैंडमा शॉक हो जाती है। बिना टाइम वेस्ट किए वो तुरंत अपने घर जाती है और एक कार्ड ढूंढती है। उस कार्ड पे चो यंग जुन का नाम लिखा होता है और कार्ड पे लिखे नंबर पर कॉल करती है, लेकिन फ़ोन कनेक्ट नहीं होता। तो ग्रैंडमा एक मैसेज छोड़ देती है, इट्स अर्जेंट, कॉल मी बैक। और उस कार्ड पे डॉक्टर हावुंडू का नाम भी लिखा होता है। इसका मतलब ग्रैंडमा किम जन-बोक डॉक्टर हावुंडू को पहले से ही जानती थी। सोन और कांग एक साथ सोडा पी रहे होते हैं और चेनी की फेक किडनैपिंग के दौरान क्या क्या हुआ उस पर बकचोदी कर रहे होते हैं। सोन कांग की इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। ये बात सुन के कांग को गुस्सा आता है। वो कैन को पिचका के जोर से दीवार पर मारता है। कैन बाहर की दीवार पर छेद करते हुए अंदर की दीवार पे छेद करती हुई निकलती है। ठिश ठिश ठिश। रोबिन देखकर हक्का बक्का रह जाता है। सोन घर आता है, फ्रिज खोलता है, पानी पीता है। उसकी वाइफ उससे उसकी माँ के वेकेशन के बारे में पूछती है और कहती है, तुमने अपनी माँ को बता दिया है ना कि हम उन्हें हवाई नहीं भेज रहे। सोन कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने अपनी मम्मी से कह दिया है। सोन झूठ बोलता है। तभी उसका हाथ फ्रिज पे चिपक जाता है। वो फ्रिज को बंद करता है, खोलता है, बंद करता है, पर वो अपना हाथ छुड़वा नहीं पाता। उसके पास टी की पावर आ चुकी है। जब जब वो झूठ बोलेगा उसका हाथ चिपक जाएगा, लेकिन जब वो सच बोलेगा उसका हाथ छूट जाएगा। सीन शिफ्ट होता है। चेनी अपनी ग्रैंड माँ के साथ खाना खा रही होती है। ग्रैंड माँ चेनी को कहती है कि तुम्हारी हेल्थ पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है। मैं तो कहती हूँ तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। वो उसे पैसे टिकट भी देने को तैयार हो जाती है ताकि चेनी ट्रैवल कर सके, लेकिन उसकी शर्त होती है कि उसे ये ट्री फिल करना होगा। एक टास्क, एक स्टिकर, ऐसे करते करते जब ये ट्री फिल हो जाएगा तब वो उसे पैसे टिकट सबको दे देगी। बदले में उसे सिंपल टास्क करने होंगे, जैसे अच्छे से बात करना, एक अच्छी जॉब ढूंढना, अच्छे से खाना खाना, एटसेट्रा। तभी ग्रैंड माँ को फ़ोन आता है और वो फ़ोन में बातें करने लग जाती है। चेनी अपनी टेलीपोर्टेशन की सुपर पावर के बारे में सोच रही होती है। पीछे कांग अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के पावर को समझ रहा होता है। चेनी को लग रहा होता है कि वो आधी मौत मर के पूरी ठीक हो गई है, लेकिन असल में सच कुछ और ही होता है। ली चेनी से मिलने उसकी जगह पर जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम मर गई थी ना, तो दोबारा ज़िंदा कैसे हो गई, और उसे वंडर किंडर प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछता है। चेनी कहती है, मुझे किसी वंडर किंडर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता और मैं मरी नहीं थी, बस थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। ये देखकर तुझे लगा कि मैं मर गई, तू बेवकूफ़ है। ये सुनकर ली वहाँ से चला जाता है और चेनी कांग रोबिन से अपना सूटकेस और कैमरे के बारे में पूछती है। तूने वीडियो डिलीट कर दी थी ना। कांग रोबिन बताता है कि मेरी और सोन की फटके 4 हो गई थी, इसीलिए हमने तेरा सामान वहीं छोड़ दिया, कैमरा भी वहीं छूट गया। ये सुनकर चेनी कांग पर गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। कांग सोन को फ़ोन करके ये सब बता देता है। चेनी भागती हुई जगह पर जाती है जहाँ उसने अपनी फेक किडनैपिंग करवाई थी। ली चेनी का पीछा करता है और ली का पीछा पाल हो कर रहा होता है। चेनी ली को अपना पीछा करते हुए देख लेती है। ली उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये सोच कर रुक जाता है कि अगर वो सच में मर गई तब क्या होगा। चेनी देखती है कि ली अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। चेनी भागती है, ली उसका पीछा करता है। चेनी भागती हुई फेक किडनैपिंग की जगह पर पहुंचती है। वो देखती है उसका पीछा कोई नहीं कर रहा। वो शेल्टर के अंदर चली जाती है। ली तुरंत बाद उस जगह पर पहुंच जाता है। वो एक आदमी को कैमरा हाथ में पकड़े हुए देखता है। वहीं पर चेनी का सूटकेस भी रखा होता है। फुटेज प्ले हो जाती है। ली कैमरा उस आदमी से ले लेता है और फुटेज को देखकर श्योर हो जाता है कि उस रात चेनी वाकई ही मर चुकी थी। चेनी अंदर अपना सामान और कैमरा ढूंढ रही होती है। ली बिना किसी झिझक के चेनी पर हमला कर देता है अपनी टेलीकिनेसिस की पावर यूज़ करके। चेनी अंदर घबरा रही होती है, वो हेल्पलेस फील कर रही होती है। यह सब सोन बाहर से देख रहा होता है। चेनी की हार्ट बीट बढ़ती है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर समुंदर के बीच एक बोट पर आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है। चेनी की ग्रैंडमा के रेस्टोरेंट में एक टीवी पर एक ड्रामा दिखाया जा रहा है।
वहाँ पर काम करने वाले लोग वो ड्रामा देख के कहते हैं कि कोई भी अपना हॉस्पिटल गाउन पहन के शूटिंग पर आ जाता है और ये शूटिंग वाले उसे रिकॉर्ड करके बिना दोबारा चेक किए हमें ये सब टीवी पर दिखा भी देते हैं। वो और कोई नहीं, वो चेनी ही होती है जिनकी वो बात कर रहे होते हैं। सोन को पता चल जाता है कि ली के पास एक सुपर पावर है। ये सब वो देख के शौक हो जाता है। ये सब पाल्हो भी देख रहा होता है। गुज उनमो चेनी की लोकेशन देखकर शौक हो जाता है कि वो समुंदर के पास इतनी जल्दी कैसे चली गई। ली को लगता है कि चेनी के पास वापस जिंदा होने की पावर नहीं है, उसके पास टेलीपोर्ट होने की सुपर पावर है। चेनी जिस बोट पर होती है वो बोट स्मगलर लोगों की होती है। उन्हें लगता है कि चेनी एक पुलिस वाली है। वो बिना टाइम गवाए उस पर फायर कर देते हैं। उसके बाद हमें डायरेक्टर चोई को दिखाया जाता है जिससे मिलने डॉक्टर हावोंडो आया होता है। हमें एक फ़ोटो दिखाई जाती है जिसमें चेनी की दादी डॉक्टर हावोंडो के साथ होती है। उसके बाद फ़ोटो फ्रेम पर खून की पिचकारी गिरती है। डॉक्टर हावोंडो से मिलने नामसन गियो आया होता है जो डॉक्टर हा के इलीगल एक्सपेरिमेंट वंडर किंडर प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर होता है, जो चेनी की दादी के साथ मिलके डॉक्टर हावोंडो के प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा होता है। 20 साल पहले डॉक्टर हा को जेल में पहुंचाने वाला शख्स भी यही होता है। नामसन गियो डॉक्टर हा को इमोर्टल चाइल्ड का इटर्नल हार्ट ढूंढने को कहता है क्योंकि नामसन गियो मरना नहीं चाहता, वो और जीना चाहता है। इसीलिए डॉक्टर हा को नामसन गियो जमानत पर छुड़वा लेता है। ली ये भी सोच रहा होता है कि चेनी इमोर्टल चाइल्ड कैसे हो सकती है। इटर्नल हार्ट जिसके पास था वो तो एक लड़का था। चेनी पर गोलियों की बौछार होती है। चेनी टेलीपोर्ट होकर वापस वहीं पर आ जाती है जहां से वो टेलीपोर्ट हुई थी, उसी के आसपास की जगह पर। यह देखकर सोन शॉक हो जाता है कि पहले ली और अब चेनी भी सुपर पावर यूज़ कर सकती है। पाल्हो भी ये सब देख रहा होता है। चेनी अपनी फटी हुई जैकेट देखती है जिस पर गोली चली थी। उसके बाद वो ली के पीछे आके खड़ी हो जाती है। ली गलती से चेनी को हवा में उड़ा देता है। ये देखकर सोन शॉक हो जाता है। चेनी हंसती हुई फ्लाइट के मज़े लेती है। किम पाल्हो होरान और जुरान को 3972 के बारे में बताता है जो भी उसने ली को करते हुए देखा था। तभी वहाँ डॉक्टर हा आता है। जुरान कहती है कि हमें एक नए वेरिएंट के बारे में पता चला है। डॉक्टर हा उन्हें उस नए वेरिएंट को पकड़ने का ऑर्डर देता है। होरान को शक है कि डॉक्टर हा ने 3972 को इमोर्टल चाइल्ड को ढूंढने का काम दिया है। चेनी को होश आता है। वो देखती है कि वो कांग रॉबिन के घर पर है। वो कांग से पूछती है मैं यहाँ कैसे आई। कांग रॉबिन उसे बताता है कि तुम बेहोश हो गई थी, सोन तुम्हें यहाँ पे लेकर आया है। वो उसे पूछती है कि तेरी दीवार को क्या हुआ। रॉबिन कहता है कि मैंने हल्के हाथ से सोडा का कैन फेंका था, ये उसी का नतीजा है। चेनी कहती है मेरे पास शायद सुपर पावर है टेलीपोर्ट होने की। कांग को भी लगता है कि उसके पास एक सुपर पावर आ चुकी है। वो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए सोन के पास जाते हैं और उसे उसकी सुपर पावर के बारे में पूछते हैं। सोन अनजान बनता है लेकिन उसका हाथ झूठ बोलने की वजह से गमले पर चिपक चुका होता है। उन दोनों को सोन पर शक हो जाता है। एंड में सोन बता देता है कि उसके पास भी सुपर पावर है, लेकिन वो ये बात इसलिए छुपा रहा था क्योंकि उसे डर है कि अगर ये बात किसी को पता चली तो उसके साथ भी वही सब होगा जो उसने चेनी के साथ होते हुए देखा था। वो चेनी और कांग को बता देता है कि वो चश्मिश ही था जिसने चेनी पर हमला किया था। चेनी को एक आइडिया आता है। वो सीधा ली के ऑफिस उससे मिलने चली जाती है और कहती है क्यों बे चश्मिश, तूने मुझ पर हमला किया था, तो मुझे जान से मारना चाहता था। ली उसे टोकन लेके आने को कहता है। चेनी उसे अपनी कंप्लेंट रिसिप्ट दिखाती है। ली चेनी की कंप्लेंट रिजेक्ट करके ली नेक्स्ट नंबर को बुलाता है। अगला कौन है? नेक्स्ट नंबर की कंप्लेंट रिसिप्ट भी चेनी के पास होती है। ली नेक्स्ट करता रहता है। चेनी सारी कंप्लेंट नंबर की रिसिप्ट लेती रहती है। वहाँ के स्टाफ वाले ये सब नौटंकी होते हुए देख रहे होते हैं। चेनी ली को परेशान कर देती है। ली का दिमाग खराब हो चुका होता है। काम चोरी छोड़ो और काम पर लगो। एंड में ली हारमान के आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड दिखाता है और वहाँ से फील्ड के काम पर चला जाता है। कहा था भागेगा भगोड़े, अभी लगाती हूँ तेरे लौड़े, रुक। अबे काम चलो जल्दी उसका पीछा कर। अबे वो जा रहा है, अबे ढक्कन जल्दी चला गाड़ी। चेनी की ग्रैंडमा डायरेक्टर चोई की लाश से मिलती है। वहाँ पर खड़ा एक बंदा किम जनबो को उसके नाम का एनवलप देता है। उस लेटर में लिखा होता है डॉक्टर हावोंडो बेकसूर हैं, वो एक नेक दिल और विद्वान थे, गलती तुम लोग कर रहे हो, डॉक्टर हावोंडो से माफ़ी मांगो। ये पढ़कर चेनी की ग्रैंडमा समझ जाती है कि डायरेक्टर चोई ने सुसाइड नहीं करी है बल्कि उसे किसी ने टपकाया है और उनका शक सही होता है। डॉक्टर हा डायरेक्टर चोई से इमोर्टल चाइल्ड के बारे में पूछता है। वो जुरान की मदद से डायरेक्टर चोई को सच बोलने पर मजबूर करता है। जुरान के पास माइंड कंट्रोल ब्रेन वॉशिंग की पावर होती है। डायरेक्टर चोई डॉक्टर हा को हार्टी किचन मिस किम बोलता है। डॉक्टर हा जुरान को ऑर्डर देता है कि डायरेक्टर चोई को ख़त्म कर दे। डायरेक्टर चोई खुद को ख़त्म कर लेता है। ओए माँ। चर्च में पुलिस आती है क्योंकि उन्हें किसी के लापता होने की कंप्लेंट आई होती है। होरान उन्हें चर्च दिखाती है। एक पुलिस वाला लिफ्ट देखता है और कहता है कि यहाँ बेसमेंट भी है।
होरान उन्हें बेसमेंट दिखाने के लिए मान जाती है। वो इल्यूजन की पावर की मदद से वहाँ का हुलिया एकदम चेंज कर देती है। ना उन्हें किंग बोमपाल दिखता है और ना ही वो ओल्ड मैन जो किंग बोमपाल का दोस्त होता है। ना वो उन्हें देख पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। अपनी तसल्ली करने के बाद वो चर्च से चले जाते हैं। तभी एक ऑफिसर को पसीना आता है। दूसरा पुलिस वाला कहता है कि यह पसीना नहीं है, पसीना इतना चिपचिपा नहीं होता। होरान उन पुलिस वालों को चर्च से जाते हुए देखती है और कहती है, चूतिया बनाया, बड़ा मज़ा आया। कांग, सोन, चेनी तीनों ली को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और उससे सुपर पावर के बारे में पूछते हैं। ली उन्हें कुछ नहीं बताता। वो तीनों पूछते रहते हैं, ली उन्हें कुछ भी नहीं बताता, ना उनकी सुपर पावर के बारे में ना अपनी सुपर पावर के बारे में। वो उनके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देता। परेशान होकर वो तीनों ली को गाड़ी से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। ली कहता है, पहले किडनैप करते हो और फिर अनजान जगह पर मुझे ऐसे ही छोड़ रहे हो, तुम मुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते, ये गलत है। तभी उन चारों के सामने वही पुलिस वालों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जो चर्च में गए थे। वो उन पुलिस वालों को गाड़ी से बाहर निकाल रहे होते हैं। एक वही पुलिस वाला होता है जिस पे सोन ने केमिकल का पानी छिड़का था। उसकी बॉडी चिपचिपी, गलगली, सड़ी हुई रबड़ की तरह हो जाती है। चेनी, कांग, रॉबिन उसे देखकर शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं, अबे ये क्या सी चीज़ है बे, इसको क्या हुआ है। उसके बाद पुलिस वालों की गाड़ी में आग लग जाती है। चेनी ली से हेल्प मांगती है, ली उनकी हेल्प करता है। कांग रॉबिन को लगता है कि उसकी सुपर पावर की वजह से वो इतनी भारी गाड़ी उठा पा रहा है। चेनी को पता होता है कि ये सब ली कर रहा होता है, फिर भी वो रॉबिन को मोटिवेट करती है, बहुत बढ़िया लगा रहे, तो अपनी सुपर पावर लोगों की हेल्प करने में इस्तेमाल करियो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चेनी उस पुलिस वाले को देखकर खामोश हो जाती है। सोन पानी लेने जाता है पुलिस वालों की गाड़ी की आग बुझाने के लिए। सोन पानी में एक मछली देखता है जो मगरमच्छ जैसी बन चुकी है लैब के केमिकल की वजह से। वो रॉबिन को बताता है। रॉबिन कहता है, अबे साइड हटना फेंकू चंद। सोन कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने आज तक अपनी बीवी से झूठ नहीं बोला। ये कहते ही सोन रॉबिन और गाड़ी दोनों से चिपक जाता है। रॉबिन थूक लगा के खुद को छुड़वा रहा होता है। चेनी ली को उनकी हेल्प करने को कहती है। ली कोशिश करता है, लेकिन सोन की स्टिकी पावर इतनी स्टिकी होती है कि ली कांग रॉबिन को सोन से छुड़वा ही नहीं पाता। ली फुल ताकत यूज़ करके रॉबिन को सोन से अलग कर देता है, लेकिन रॉबिन जब देखता है कि सोन उसे अपनी जान बचाने को कह रहा है, दूर चला जा मुझसे वरना तू भी मर जाएगा लोडू। तभी रॉबिन उसके पास जाता है और उसे छुड़वाने की कोशिश करता है। रॉबिन को गुस्सा आता है और उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। वो सोन को गाड़ी से छुड़वा लेता है और ली गाड़ी को फटने से पहले ही दूर फेंक देता है। दोनों भैंचो बच जाते हैं। ओए हम बच गए, अबे हटना मोटे मेरे ऊपर से। चेनी ली से पूछती है आगे क्या करना है। ली कहता है, मुझे तुम्हारे झमेले में नहीं पड़ना, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर वो गाड़ी से उतरता है और चला जाता है। ली पता करता है कि उस डंपयार्ड के पानी में जो केमिकल मिक्स हो रहा है वो केमिकल आखिर कहाँ से आ रहा है। ली को पता चल जाता है कि उस डंपयार्ड में जो केमिकल आ रहा है वो चर्च ऑफ इटर्नल सैल्वेशन से आ रहा है। ओह, तो इसका मतलब डॉक्टर हावोंडो की लैब चर्च में ही है, इसकी माँ का। चेनी, सोन, कांग तीनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं उन दोनों पुलिस वालों का पता करने के लिए। हॉस्पिटल के स्टाफ वाले उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं आया है। चेनी फ़ोन करके पता करती है उन दो पुलिस वालों के बारे में। उनसे पता चलता है कि किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं करी है। चेनी कहती है, अरे मैंने खुद रिपोर्ट करी है, एम्बुलेंस भी आई थी और उन्हें हेसियोंग हॉस्पिटल ले गई थी, हमने कोई एम्बुलेंस नहीं भेजी, आपको शायद गलतफहमी हुई है। चेनी समझ जाती है जरूर कुछ गड़बड़ है। सोन कहता है, शायद उन दो पुलिस वालों को वो उठा के ले गए हैं जो सच को दबाना चाहते हैं। एम्बुलेंस उन दो पुलिस वालों को हेसियोंग हॉस्पिटल के बदले चर्च ऑफ इटर्नल सैल्वेशन लेके गई थी। ये वही लोग होते हैं जो डॉक्टर हावोंडो के लिए काम कर रहे होते हैं, इनकी माँ का। ली से मिलने किम्पाल हो आता है और वो ली से पूछता है कि तू क्या कर रहा है यहाँ पे। ली कहता है कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ और मेरा जहाँ ट्रांसफ़र होता है मुझे वहाँ जाना होता है। पालो कहता है कि तुझे पापा ने हेसियोंग सिटी नहीं बुलाया। ली कहता है कि तू उसे पापा कैसे कह सकता है, वो तो तेरी गांड मारता है, उसने तेरी क्या हालत कर रखी है। पालो उसे कहता है कि हम सारे बेकार प्रोडक्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं, यानी सड़क का सारा कचरा साफ़ करने वाले हैं। ली उसे कहता है कि हम भी बेकार प्रोडक्ट्स में ही आते हैं, समझा, मुझे चैन से जीने दो वरना तेरे मुँह पर अपना जूता फेंक के मारूंगा। ये कह के ली वहाँ से चला जाता है। लगता है मुझे भी इसके पापा की तरह इसकी गांड माननी पड़ेगी, तभी मानेगा ये मिठा। चेनी ली से मिलने आती है। चेनी को जानना है कि उसकी ये सुपर पावर कैसे काम करती है, उसे ये कैसे मिली, क्या सुपर पावर एक दिन चली जाएगी और अगर चली गई तो क्या वो दोबारा से बीमार हो जाएगी और वो मर जाएगी। तभी ली के ऑफिस की एक स्टाफ मेंबर उसकी हेल्प करने वहाँ आती है। चेनी सही टाइम पर टेलीपोर्ट होकर अपने आप को छुपा लेती है और जब चेनी टेलीपोर्ट होकर वापस आती है तो ली उसे छत पर चिपका देता है एक स्पाइडरमैन की तरह।
ऑफिस स्टाफ वाली लड़की ली से पूछती है कि मैं तेरी कौन हूँ, तू मेरा कौन है। वो पूछती है कि क्या तुम शुक्रवार सड़क सफाई अभियान पर आ रहे हो ना, बाद में टीम के साथ डिनर भी करोगे ना। ली हाँ कहता है और उस चपेट बिल्ली को वहाँ से बाहर भेज देता है। ली चैनी को नीचे लाता है और कहता है कि यह सुपर पावर कहीं नहीं जाएगी, जैसे मेरी सुपर पावर नहीं गई, अभी तक मेरे साथ है। वो तुम्हारे साथ तब तक रहेगी जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम मर नहीं जाती। ये जानने के बाद चैनी खुशी के मारे बावली हो जाती है और ऑफिस के बाहर जाके नाचने लगती है। तुम तुन 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 तुन। ली छत से चैनी को देखकर मुस्कुराता है और देखता है कि पालो चैनी का पीछा कर रहा है। पालो चैनी को अपनी पावर से मसलने वाला ही होता है। एंड मोमेंट पर ली वहाँ पर पहुँच जाता है और पालो को दूर फेंक के मारता है। चल तेरी माँ की। पालो के पास आके कहता है तुझे दूर रहने को कहा था ना मैंने। पालो कहता है कब कहा तूने मुझे तुझसे दूर रहने को कहा था, ना कि उन डिफेक्टेड प्रोडक्ट से। सॉरी गलती हो गई, अब से उन लोगों से भी दूर रही हो, समझा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि अब से वो भी मेरी टीम में हैं। हेलो, शुक्रवार को फ्री रहना। क्या इरादा है? मिलके बताता हूँ। अभी आई। जल्दी आ। मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा क्या? मुझे मार के लड़की को इम्प्रेस कर रहा है। वही सेम घिसे पिटे तरीके, लड़की को तो पता ही नहीं है। जो ड्रामा देखेंगे उनको तो पता चलेगा ना, चूतिया समझता है। ये पब्लिक है, सब जानती है लोडू। चल भाग यहाँ से। ली चैनी को अपने ऑफिस में टेम्परेरी जॉब दे देता है। चैनी को जॉब मिलते ही वो अपनी दादी को फ़ोन करती है। उसकी दादी ये न्यूज़ सुन के फुले नहीं समाती। वो सड़क के बीचों बीच नाचने लगती है और जैसे अपने रेस्टोरेंट आती है वो वहाँ डॉक्टर हावोंडू को देखती है। डॉक्टर हावोंडू होरान और जुरान के साथ हार्टी किचन आया होता है। हमें 20 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब डॉक्टर हावोंडू की लैब में आग लगी थी। तब डॉक्टर पालो होरान और जोरान को वहाँ से भागने और छुपने को कहता है और वादा करता है कि वो वापस आएगा और उन्हें ढूंढ लेगा। डॉक्टर पेरोल पे छोड़ते ही उन तीनों बच्चों को ढूंढता है और सीधा अपनी लैब पर पहुँचता है। वो वहाँ से रम की बोतल ढूंढने आया होता है। वो इन तीनों को इमोर्टल चाइल्ड को ढूंढने को कहता है क्योंकि उसकी मदद से वो इन तीनों के साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म कर सकता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डॉक्टर चैनी की दादी से इमोर्टल चाइल्ड के बारे में पूछता है। जुरान चैनी की दादी पर अपनी पावर यूज़ करके सच का पता लगाने की कोशिश करती है। चैनी की दादी बताती है कि वो बच्चा मर चुका है। डॉक्टर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसने उस बच्चे को कई बार मौत के घाट चलाया होता है, लेकिन इटर्नल हार्ट की वजह से वो बच्चा मरने के बाद भी वापस ज़िंदा हो जाता था। लेकिन इसी वजह से उस बच्चे को हमेशा दर्द सहना पड़ता था। 3972 यानी ली ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिस वजह से उस लैब में विस्फोट हो जाता है और पूरी लैब जल के राख हो जाती है। ली अपनी नींद से जागता है। चीज़ें हमेशा की तरह उसके सामने हवा में उड़ रही होती है। चैनी की ग्रैंडमा को भी होश आ जाता है। वो अपने स्टाफ से पूछती है कि यहाँ कोई आया था, लेकिन उनका भी जुरान ने ब्रेन वॉश कर दिया होता है, जिस वजह से उन्हें भी कुछ याद नहीं होता। ली से मिलने चैनी के साथ सोन और कांग भी आ जाते हैं। ली ने चैनी को साफ सफाई अभियान में काम करने के लिए बुलाया होता है, लेकिन चैनी कांग और सोन को भी अपने साथ वहाँ लेकर आई होती है, ये कह के कि ली हमें हमारी सुपर पावर को समझने और उनसे यूज़ करने के बारे में बताएगा। तभी वहाँ चर्च ऑफ इटर्नल सैल्वेशन वाले भी आ जाते हैं। ली को उन पर शक होता है। जैसे ही चर्च का बुड्ढा ये कहता है कि हमें हर तरीके का कचरा इकट्ठा करके दुनिया को बेहतरीन जगह बनाना चाहिए। ली समझ जाता है कि ये सब डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, यानी चैनी, रॉबिन और सोन के बारे में बात कर रहा है। ली तीनों को एक कमरे में लेके चला जाता है और उन्हें अपनी सुपर पावर को समझने के लिए कहता है। गुजुनमो दादी को बताता है कि सारे कैमरे की फुटेज किसी ने मिटा दी है, बस रेस्टोरेंट के पीछे लगे कैमरे की फुटेज अभी भी सही सलामत है। वो फुटेज प्ले करता है। गाड़ी में डॉक्टर उसके साथ वंडर किंडर प्रोजेक्ट के बच्चे होते हैं। किम्पाल चैनी को देखकर डॉक्टर को बताता है कि ये है नया वेरिएंट। डॉक्टर पालो को उसे ख़त्म करने को कहता है। जैसे ही पालो चैनी को मसलने वाला होता है, चैनी टेलीपोर्ट हो जाती है। ये सब कुछ देखकर चैनी की दादी शॉक हो जाती है। इसी इंसिडेंट के बारे में चैनी सोन और कांग से बात कर रही होती है। कांग कहता है कि तुमने सच में ऑरोरा की लाइट्स देखी? चैनी कहती है हाँ मैंने देखी, लेकिन उसने ऑरोरा यानी नॉर्दर्न लाइट्स नहीं बल्कि ऑरोरा बार की लाइट्स देखी थी। ये बात सुन के सोन चैनी पर हंसता है। चैनी को उसकी दादी का फ़ोन आता है, लेकिन चैनी की दादी चैनी से बात नहीं कर पाती क्योंकि शायद उनके फ़ोन का नेटवर्क उड़ चुका होता है। चैनी की दादी उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन चैनी को कुछ सुनाई नहीं देता। चैनी की दादी जुनमो को कहती है चैनी की लोकेशन ट्रैक करने के लिए
जुनमो चैनी की ग्रैंड माँ को मैडम कह के बुलाता है। चैनी की ग्रैंड माँ को शक होता है क्योंकि जुनमो चैनी की ग्रैंड माँ को हमेशा दादी कह के बुलाता था, ना कि मैडम। तभी चैनी की ग्रैंड माँ को जुनमो का फ़ोन आता है। वो कहती है, हेलो सुनो जुनमो। ये सुन के नकली जुनमो समझ जाता है कि वो पकड़ा गया है। जुनमो दादी को बताता है कि चैनी की गवर्नमेंट जॉब लगी है, इसीलिए वो काम कर रही होगी। काफ़ी समय से वो सिटी हॉल के पास ही है। दादी नकली जुनमो को बताती है कि जुनमो मुझे दादी कह के बुलाता था, ना कि मैडम। उसके बाद बहरूपी अपना असली चेहरा दिखाता है। वो और कोई नहीं, वो हुरान होती है जिसने जुनमो का इल्यूजन क्रिएट किया था। वो दादी से मोटा चैट के बारे में पूछती है। दादी कहती है वो मर गया है। हुरान दादी को टॉर्चर करती है इल्यूजन दिखा के। दादी कहती है मैं 20 सालों से उन बच्चों की मौत का दर्द झेल रही हूँ और मेरे पापा की सजा मेरी पोती को मिली। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं जो 20 सालों से झेल रही हूँ वो किसी नर्क से कम नहीं है। हुरान कहती है वो मुझे नहीं पता। अगर इमोर्टल बच्चा मर गया है तो उसकी लाश लेकर आओ, वरना नर्क अभी आपने देखा नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दादी जुनमो को कहती है तुमने सब सुन लिया ना, चैनी की जान खतरे में है। तुम उसे जल्दी ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। चर्च का बुड्ढा ली को चाट रहा होता है। ली समझ आता है कि इस बुड्ढे का ब्रेन वॉश किया है। चर्च वाले पालहो को एक मसीहा मानते थे, लेकिन वही मसीहा पहले उसी बुड्ढे को ख़त्म करता है। उसके बाद बाकी चर्च वालों को भी जख्मी करता है। ली पालहो से लड़ता है और वहाँ के लोगों की जान बचा रहा होता है। तभी वहाँ चैनी टेलीपोर्ट होकर आती है। पालहो चैनी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करता है। चैनी वापस टेलीपोर्ट होकर कांग रोबिन को अपने साथ उसी साइड पे लेकर आ जाती है। वो दोनों ली की मदद करते हैं। पालहो उन पर हमला कर रहा होता है। ली उसका डट का मुकाबला कर रहा होता है। ली गाड़ी रोक देता है। सारे बंधन तोड़ के चैनी ली के पास आ जाती है। पालहो एक बड़ी सी गाड़ी उनके ऊपर फेंक देता है और वो शौक हो जाता है ये देखकर कि मोटे ने पूरी गाड़ी उठा ली। और ये देखकर रोबिन भी शौक हो जाता है। आइला जादू। चैनी ली को अपने साथ टेलीपोर्ट करके नॉर्दर्न लाइट्स देखने चली जाती है, लेकिन उसकी गर्दन पर घातक वार हुआ था जिस वजह से वो मर जाती है। वहाँ ली चैनी को मरने के बाद दोबारा जिंदा होते हुए देखता है। उसे यकीन हो जाता है कि इमोर्टल चाइल्ड का हार्ट चैनी की बॉडी पर लगाया गया है। अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ली वहीं पर बेहोश हो जाता है। पालहो कांग को मारने की कोशिश करता है। पालहो वहाँ की सारी चीज़ें कुचल देता है, लेकिन कांग रोबिन के झांट का बाल भी उखाड़ नहीं पाता। अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पालहो की हालत भी ख़राब है। वो हुरान से पूछता है तुम्हें ली इतना क्यों पसंद है, तुम उसकी दिन तरफदारी क्यों करती हो। हुरान कहती है क्योंकि वो हैंडसम है। लुक्स मैटर बेबी। उसके बाद हुरान अपना पास्ट याद करती है जब 3972 यानी ली का मन बहलाने के लिए वो अपने इल्यूजन की पावर यूज़ करके ली को खुश करती थी। वह ऐसा इसीलिए करती थी क्योंकि हुरान का इल्यूजन देखकर ली मुस्कुराता था और उसकी मुस्कान हुरान को बेहद पसंद थी। ली जख्मी होता है। चैनी कांग रोबिन उसकी हालत देख शौक हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ली के शरीर पर दुनिया भर के निशान हैं। वो समझ जाते हैं कि ली का पास काफ़ी दर्दनाक रहा होगा। वो तीनों ली से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि अब से हम एक टीम है। ली मुस्कुराता है। ली को मुस्कुराता देख हुरान भी खुश होती है। चैनी कांग और सोन अपने पावर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ली उन दोनों को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। जैसे ही सोन झूठ बोलता है उसका हाथ ली के हाथ से चिपक जाता है और कांग की जैसे ही सोन इंसल्ट करता है और कांग रोबिन गुस्सा हो जाता है और उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वापस आ जाती है और वो ली का हाथ बसल देता है। तभी हुरान वहाँ बहुत सारे कॉकरोच का इल्यूजन क्रिएट करती है। ली को वही इल्यूजन दिखाती है जो हुरान उसे बचपन में दिखाती थी। हुरान ली से कहती है क्या तुम्हें ये लोग हमसे ज़्यादा पसंद है जो तुम इन्हें बचाने के लिए हमसे लड़ रहे हो। ली उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन हुरान उन तीनों को एक दूसरे पर हमला करने पर मजबूर कर देती है। ली हुरान का गला दबाता है। हुरान को सांस नहीं आती। तभी उसका इल्यूजन ख़त्म हो जाता है। कमीना साला। ली चैनी को बता देता है कि इमोर्टल चाइल्ड एक लड़का था, वो कभी मर नहीं सकता था, लेकिन अब उसका हार्ट तुम्हारी बॉडी में है। तुम्हारी ग्रैंड मदर वंडर किंडर प्रोजेक्ट की इन्वेस्टर थी। चैनी अपनी ग्रैंड माँ से कन्फ्रंट करने जाती है। चैनी की ग्रैंड माँ उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि 20 साल पहले डॉक्टर हा की लैब तबाह हो गई थी और इमोर्टल चाइल्ड मरा नहीं था, लेकिन उसका ब्रेन डेड हो गया था, जिस वजह से वो इटर्नल हार्ट उसके किसी भी काम का नहीं था। वो जितना जिंदा रहता उतना दर्द में जीता। इसीलिए मैंने वो हार्ट तुम्हें दे दिया क्योंकि तुम भी मरने वाली थी। मौत तुम्हारा भी दरवाज़ा खटखटा रही थी। मौत तुम्हारे दरवाजे पे भी दस्तक दे रही थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। चैनी सच का पता लगाती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी दादी सब सच बोल रही थी। ली चैनी को देखता है। चैनी सदमे में होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ली चैनी पर नज़र रखता है। चैनी गड्ढे में गिर रही होती है, वो उसे बचा लेता है। वो बारिश से भीग रही होती है, वो उसे छाता दे देता है। ली कांग और सोन से मिलता है और उनसे चैनी के बारे में पूछता है। चैनी की ग्रैंड माँ जुनमो को चर्च पर नज़र रखने को कहती है। जुनमो चर्च के अंदर जाता है। वहाँ वो पालहो को देखता है। वहाँ के लोग पालहो को मसीहा कह के बुला रहे होते हैं और चर्च वालों को डोनेशन दे रहे होते हैं। चैनी ली से मिलने आती है और माफ़ी मांगती है। ली चैनी बाहर जाते हैं खाना लेने।
तभी कांग रोबिन ली के घर में खाना लेके आता है। वो कहता है कि ये खाना दादी ने भेजा है। ये देखकर चैनी इमोशनल हो जाती है। ली भी चैनी को देखकर इमोशनल हो जाता है। दादी भी रो रही होती है। चैनी दादी के पास जाती है और कहती है आपने जो किया वो गलत था, लेकिन आपने जो भी किया मेरे लिए किया। आप मेरी प्यारी दादी हो और हमेशा रहोगी। ये बात सुनकर दादी खुश हो जाती है। चैनी हंसते हुए वहाँ से ली के पास चली जाती है। वहाँ कांग रोबिन भी होता है। वो कहते हैं कि तू अकेला है, हम तुझे अकेला महसूस नहीं होने देंगे। ली परेशान होकर सोफे पर सो जाता है। बिन बुलाए मेहमान साले। चैनी रोबिन सोन फिर से प्रैक्टिस करते हैं। कांग रोबिन की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तब काम करेगी जब कोई उसकी इंसल्ट करेगा और उसे गुस्सा आएगा। सोन की पावर जब एक्टिवेट होगी जब वो झूठ बोलेगा। चैनी टेलीपोर्ट तब होगी जब उसकी हार्ट बीट तेज होगी। चैनी कॉफ़ी पीती है और एक के बाद एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट होती है। ली चैनी के साथ टेलीपोर्ट होता है और चैनी ली को बीच में अकेला छोड़ के वापस आ जाती है। और जब भी वो ली को अपने साथ टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और वो अकेली टेलीपोर्ट हो जाती है। ऐसा करते करते रात हो जाती है और ली को ना चाहते हुए भी इतनी दूर से वापस अपने घर अकेले खुद से आना पड़ता है। घर आते ही वो देखता है सोन, कांग और चैनी उसके बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। ली कहता है कि आज मेरा बर्थडे नहीं है। चैनी कहती है फ्री में पार्टी मिल रही है, मज़े कर बुद्धू। वो दोनों केक लेने जाते हैं। ली चैनी को किसी पर भी जल्दी विश्वास करने को मना करता है। चैनी ली की बात समझ नहीं पाती। अभी ली चैनी की गर्दन पर इंजेक्शन ठोक के उसे बेहोश कर देता है। चर्च के लोग चैनी को उठा के ले जाते हैं। चैनी कहती है तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मर गई मैं, मर गई, मर गई, मर गई। कुत्ते के बच्चे भोसड़ी वाले। बदले में ली को उसकी फाइल मिलती है। वो डॉक्टर हावुंडो को बता देता है कि चैनी की सुपर पावर कैसे रिएक्ट करती है। वो जिस जगह से टेलीपोर्ट होती है वो वापस उसी जगह पर टेलीपोर्ट होकर आती है। एग्जैक्ट उसी जगह पर नहीं, लेकिन उसी जगह के आसपास। ली बस कॉफ़ी की बात छुपा लेता है। ये सब सोन देख लेता है। वो भागता हुआ अपनी फैमिली के पास जाता है और कहता है हमें जल्दी अपनी जान बचा के यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। लेकिन उसकी वाइफ उसकी बात नहीं मानती। वो उसे तलाक की बात करती है। सोन कहता है अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर जब सोन अपने घर से बाहर जा रहा होता है तभी उसका हाथ दरवाजे पर चिपक जाता है और वो इमोशनल हो जाता है। भले ही उसकी फैमिली को उस पर भरोसा नहीं, लेकिन उसकी सुपर पावर जानती है कि वो कब झूठ बोलता है और कब सच। चैनी डॉक्टर हा की लैब में होती है। उसे होश आता है। वो अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालती है और उसे कॉफ़ी का सैशे मिलता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए कॉफ़ी की सैशे फाड़ती है और कॉफ़ी जेली खा लेती है। दूसरी तरफ हमें ली को दिखाते हैं। उसके हाथ में उसकी 3972 की फाइल होती है। डॉक्टर हावुंडो ने ली को ऑफर दी थी कि वो इमोर्टल चैट को ढूंढे, बदले में वो उसके साइड इफेक्ट ठीक कर देगा, लेकिन ली मना कर देता है। लेकिन जब डॉक्टर हा उसकी माँ का जिक्र करता है तो ली डॉक्टर हा की ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। तभी चेरी टेलीपोर्ट होकर ली के फ्लैट में आती है। वो उसे कहती है भोसड़ चौथ तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो उसे कॉफ़ी का सैशे दिखाती है। वो कॉफ़ी ली ने ही उसके जेब में डाली थी। वो फिर चेरी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर डॉक्टर हा के लैब में वापस टेलीपोर्ट हो जाती है। डॉक्टर हा तैयार होता है। वो जैसे ही चैनी को देखता है वो उसकी खोपड़ी फोड़ देता है और उसको ऑन द स्पॉट बेहोश कर देता है। चैनी डॉक्टर हा से बकचोदी करती है। डॉक्टर हा उसकी इंसल्ट करता है और एंड में कहता है कि तू ये इंटरनल हार्ट डिजर्व नहीं करती। सीन शिफ्ट होता है। चैनी की ग्रैंड माँ नाम सनग्यू से मिलने आती है। उसका चेला कहता है कि वो हेजियो सिटी से बाहर गए हैं। दादी कहती है जब भी वो उल्लू का पट्टा ऐसा कहता है वो हॉस्पिटल में होता है। जोन्मो दादी को बताता है कि नाम सनग्यो चर्च ऑफ इटर्नल सैल्वेशन में आया है। दादी समझ जाती है कि उनका शक सही था। नाम सनग्यो ही वो भड़वा है जिसने डॉक्टर हा को जेल से पैरोल पर छुड़वाया था और उसी को इटर्नल हार्ट चाहिए। सोन कांग को बताता है कि चर्च मिस ने चैनी का किडनैप करवाया है। चर्च वालों के साथ मिलके कांग रोबिन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सोन उसे प्रूफ देता है कि वो कहता है कि मेरा नाम कांग रोबिन है। ये कहते ही उसका हाथ ढक्कन से चिपक जाता है और जैसे ही वो कहता है कि ली ने वंडर किंडर वालों के साथ या चर्च वालों के साथ मिलकर चैनी का किडनैप करवाया है, तभी ढक्कन उसके हाथ से छूट जाता है। तब जाके कांग ढक्कन को सोन की बात पर यकीन होता है। वो आग बबूला होकर वहाँ से जाने लगता है। सोन उसे रोकने की कोशिश करता है। रॉबिन सोन का हाथ मरोड़ देता है और कहता है कि चैनी ही मेरी इकलौती दोस्त थी, अगर वो नहीं होती तो मेरी पूरी स्कूल लाइफ जहन्नुम बन जाती। ये कहकर वो वहाँ से सीधा ली के ऑफिस जाता है। उसे वहाँ पता चलता है कि ली हेजोन सिटी छोड़ के जा रहा है। रॉबिन सीधा ली के घर जाता है और उसे पीटने लगता है। दोनों अपनी सुपर पावर यूज़ करके एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। रॉबिन को सोन का फ़ोन आता है और ली को चैनी की दादी का। रॉबिन ली को डिस्टर्ब कर रहा होता है तो ली उसे साइड पे फेंक के आराम से एकदम रिलैक्स होकर चैनी की दादी से बात करता है। चैनी की दादी ली को अपने घर खाना खाने पर बुलाती है,
ली चैनी के घर पर चला जाता है। वो वहाँ पे चैनी की बकेट लिस्ट देखता है। वहाँ पर चैनी ने ये भी लिखा होता है कि वो डेटिंग करना चाहती है और अपनी 30 साल की उम्र क्रॉस करना चाहती है, क्योंकि वो 27 की थी और उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसकी हरिद्वार की टिकट कभी भी कट सकती थी, वो मर सकती थी। हाँ, ऐसे नहीं बोलते, गलत बात होती है। चैनी की दादी ली से माफ़ी मांगती है। ली कहता है माफ़ी मांगने से कुछ नहीं बदलेगा। दादी ली से चैनी के बारे में पूछती है। ली कहता है मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो वहाँ से चला जाता है। कांग और सोन ली को रोकते हैं। ली दादी को फ़ोन करके 100-200 लोगों का इंतज़ाम करने को कहता है। दादी कहती है हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तब हमें दिखाते हैं कि ली रो रहा था और दादी से माफ़ी मांग रहा था। वो दादी को बताता है कि बात मेरी माँ की थी, मुझे बस अपनी माँ को ढूंढना था। अगर बात मेरी माँ की नहीं होती तो मैं चैनी को किडनैप करने के बारे में कभी नहीं सोचता। फिर वो दादी की हेल्प करने के लिए मान जाता है। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, आई एम अ गुड बॉय। हमारे पास सुपर पावर है, पता है तन्ने। डोंट वरी, लड़ाई झगड़ा मत करना बेटा, थप्पड़ मारूंगा तेरे। बिना लड़ाई झगड़े के कैसे बचाएंगे हम तेरी पोती को? कुछ भी कहती है पागल बुड्ढी, भग। ली अपने ऑफिस आता है और अपने सीनियर की हेल्प मांगता है चर्च का मैप हासिल करने के लिए। उसका सीनियर उसकी हेल्प करता है और उसे चर्च ऑफ इटर्नल सैल्वेशन का मैप देता है। ली, कांग, सोन प्लान बनाते हैं। डॉक्टर हा अपनी लैब में सीरम तैयार कर रहा होता है। वो एक सीरम एक चूहे पर इंजेक्ट करता है और उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। होरान पाल्हो जोरान को डॉक्टर हा पर शक होता है कि उसे इमोर्टल चाइल्ड मिल गया है और उसने ये बात हमसे छुपा रखी है। जोरान अपनी पावर का इस्तेमाल करती है डॉक्टर हा से सच पता करने के लिए। डॉक्टर हा कहता है पापा पापा होता है, बेटा बेटा होता है। तू बेटा है, मैं पापा हूँ। ये दोबारा इस्तेमाल मत करियो मेरे पे, वरना थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। चर्च के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जुनमो, सोन, रॉबिन और ली को चर्च के अंदर घुसने का रास्ता दिखाता है। वो ली को थैंक्स कहता है क्योंकि वो भी वंडर किंडर प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ली ने लैब तबाह कर दी थी, इसीलिए उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सका। वो एक टेस्ट सब्जेक्ट बनने से बच गया। चैनी डॉक्टर हा से कहती है कि तुम मेरा दिल इस बुड्ढे को दे रहे हो। तुमने तो कहा था कि तुम लोगों की जान बचाओगे, झूठ कहा था तुमने मुझसे। डॉक्टर हा कहता है कि तुम बेकार हो, तुम्हारे होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुमसे ज़्यादा ज़रूरत इस दिल की इस बुड्ढे इंसान को है। चैनी कहती है मेरे पास दादी है, मेरे पास दोस्त हैं जो मेरी फ़िक्र करते हैं, उन्हें फ़र्क पड़ेगा मेरे होने या ना होने से। ये बुड्ढा तो अपनी ज़िंदगी जी चुका है, इसे मरने दो। तभी वहाँ ली हीरो जैसी एंट्री मारता है और अपने टेलीकिनेसिस की पावर यूज़ करके चैनी को अपनी तरफ खींच लेता है। चैनी इमोशनल हो जाती है। नाम सनग्यू के गार्ड गोलियों की बारिश करते हैं और चर्च के तटपुंजी सोन, रॉबिन और ली से लड़ते हैं। ली चैनी को किस करके उसकी हार्ट बीट बढ़ाता है और उसकी बकेट लिस्ट की एक विश भी पूरी करता है। चैनी टेलीपोर्ट होकर सीधा ली के घर जाती है और तैयार होकर वापस चर्च में लड़ने आ जाती है। हम में है दम, हम दुश्मनों का निकाल देंगे दम। रॉबिन, ली, सोन के सामने पाल्हो और हुरान लड़ने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही पाल्हो उन्हें मसलने वाला होता है तभी रॉबिन उसके हाथ में अपना हाथ दे देता है। हुरान ली पर अपने इल्यूजन से हमला करती है। वो उसे इमोर्टल चाइल्ड की याद दिलाती है। ली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पूरी जगह तबाह कर देता है। सोन झूठ बोलता रहता है ताकि वो ज़मीन से चिपका रहे और रॉबिन चैनी हवा में ना उड़ जाए। चैनी ली के पास जाती है और उसे शांत करती है। शांत हो जा बेटा। हाँ, इतना बड़ा होके रोता है, पागल है तू, बच्चों की तरह रोता है, थप्पड़ मारूंगी, चुप। चैनी रॉबिन और सोन को ली को उठाने को कहती है। रॉबिन कहता है मैं थक गया, मेरी बस की नहीं है। सोन झूठ बोलता है कि मेरे अंदर भी जान नहीं है, मैं नहीं उठा सकता किसी को। तभी चैनी टेलीपोर्ट होती है, लेकिन सोन वहीं चिपका रह जाता है। वो अपने सामने पाल्हो को होश में आता देख डर जाता है और अपनी पैर छुड़वाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो सच बोलता है कि वो ली को उस वक्त उठा सकता था, तभी उसका जूता चिपकना बंद हो जाता है और वो बच जाता है। हु। चैनी देखती है कि सोन वहीं रह गया। वो दोबारा वापस जाती है। वो देखती है कि डॉक्टर हा नाम सनग्यू को सीरम लगा रहा होता है। नाम सनग्यू जवान हो जाता है, लेकिन तुरंत बाद वो वापस बुढ़ा होकर मर जाता है। उसने अपने गार्ड को ऑर्डर दिया होता है कि अगर मुझे गलती से भी कुछ हुआ तो इन सबको मार देना, लेकिन जोरान सबका माइंड कंट्रोल कर लेती है। पाल्हो चैनी को पकड़ने आता है, लेकिन चैनी कॉफ़ी की मदद से सही वक्त पर टेलीपोर्ट हो जाती है। डॉक्टर हा पाल्हो को उसे पकड़ने को कहता है। जोरान कहती है कि पावर का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से पाल्हो पत्थर का बनता जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन उसका दिल भी पत्थर का बन जाएगा और वो मर जाएगा। पाल्हो जोरान पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी पावर मुझ पर असर नहीं करेगी, क्योंकि मैंने ईयरबड पहने हैं जो मुझे पापा ने दिए हैं, ताकि तुम अपनी पावर हम पर कभी इस्तेमाल ना कर सको। ये बात सुनकर जोरान को बुरा लगता है कि उसके पापा उस पर भरोसा नहीं करते। बुरा लगा। चैनी चर्च में आए ह्यूस्टन सिटी के लोगों के सामने आ जाती है और उनसे कहती है कि बेवकूफ़ो, ये तुम्हें चूतिया बना रहे हैं और तुम घन चक्कर इन्हें अपने पैसे दे रहे हो। जोरान सभी को कंट्रोल करती है
और चैनी को मारने का ऑर्डर देती है। चैनी अपनी जान बचा रही होती है, तभी ली चैनी को वहाँ के लोगों से बचा लेता है। कांग, रॉबिन, चैनी, ली अपनी जान बचा के भागते हैं। भागते भागते रॉबिन का पैर फिसल जाता है। वो चैनी और ली को अपनी जान बचाने के लिए कहता है, तुम जाओ रे। ली रॉबिन को पोछा बना के अपनी तरफ खींच लेता है। तभी उनके सामने पालो आ जाता है। ली चैनी को कहता है कि पहले तुम रॉबिन को घर छोड़ दो, उसके बाद वापस आ जाना। पालो और ली आपस में 1v1 करते हैं। हम भी है जोश में, बातें कर होश में, क्या बोला बोल रे, फिर से बोल रे। सोन चुपके से जुरान और होरान की बात सुन लेता है। वो सभी सोन सिटी के लोगों पर केमिकल छिड़कने वाले होते हैं। सोन अपनी बेटी को याद करता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। सोन उन लोगों में घुल मिलने की कोशिश करता है जिन्हें जुरान कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन वो सोन को पहचान जाते हैं। तभी एंट्री होती है यून चैनी की। वो अपने साथ चेनसो लेकर आती है और वो सोन को सही वक्त पर उन लोगों से बचा लेती है। मैं तो आरती उतारू रे यून चैनी माता की। पालो और ली दोनों अपना फाइनल अटैक करते हैं और नतीजा आपके सामने है। पालो की विकेट गिर चुकी होती है। पालो गेम से आउट हो चुका है। पालो की हालत देख के जुरान बौखला चुकी होती है। चैनी सोन को टेलीपोर्ट करती है और उसे उसके घर छोड़ती है और वापस चर्च में आती है। तभी वहाँ दादी आ जाती है। दादी चिल्ला के कहती है कि सब शांत हो जाओ और चैनी से दूर रहो। दादी चैनी के गले लगती है। वहाँ के लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है वहाँ वो कैसे आए और वहाँ क्या हुआ। ली डॉक्टर हा से मिलता है। डॉक्टर हा ली को बताता है कि तुम्हारी जैसे बहुत आए बहुत गए, कुछ मर गए, कुछ सुपर पावर हासिल करके साइड इफ़ेक्ट्स के साथ जी रहे हैं। बस एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ जो इमोर्टल चाइल्ड कहलाया। तो सोचो अगर पूरी हिसोंग सिटी पर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो इटर्नल हार्ट बनने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्हें जुरान कंट्रोल कर रही होती है। वो उन्हें ली पर फायर करने को कहती है, लेकिन गार्ड्स चूतिए होते हैं। वो अंधाधुन बिना सोचे अंधाधुन फायरिंग कर रहे होते हैं। एक गरम गोली डॉक्टर हा को लग जाती है और डॉक्टर हा की पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। डॉक्टर हा ली के सामने घुटनों पर आ जाता है और वो जगह ब्लास्ट हो जाती है। बूम! सस्ता बजट है, इसी से काम चलाओ। ब्लास्ट की आवाज़ सुन के चैनी घबरा जाती है। उसकी कॉफ़ी जेली ख़त्म हो चुकी होती है। वो अपनी किस के बारे में सोचती है। तभी चैनी टेलीपोर्ट हो जाती है। वो ली को सब जगह ढूंढती है, लेकिन चैनी को सिर्फ एक जख्मी गार्ड दिखता है। वो उसे अपने साथ लेकर आ जाती है और फिर ली के लिए परेशान होती है। ओल्ड मैन के पास भी सुपर पावर आ चुकी होती है। वो लोहे के गेट का लॉक पिघला के ली को वहाँ से आज़ाद करवाता है और कहता है कि सुन बेटा, 20 साल पहले तेरे कहने पर मैं तेरे लिए गेट नहीं खोल पाया था, लेकिन 20 साल बाद यानी आज तेरे बिना कहे तेरे लिए गेट खोल रहा हूँ। इससे क्या पता चलता है बेटा? इससे ये पता चलता है कि मैं बुढ़ा सिर्फ उम्र से हूँ, लेकिन याददाश्त मेरी आज भी जवान ही है। हो मैं तो चला, तुझे जब होश आए तू भी खुली हवा खाने बाहर चला जाइयो, बिल्कुल मेरी तरह। बाय बाय बेटा, टेक केयर। जुरान डॉक्टर हा को सीरम का इंजेक्शन लगा देती है और जुनमो का माइंड कंट्रोल करके उसे दादी की खोपड़ी उड़ाने का ऑर्डर देती है। खोल दे बुढ़िया की खोपड़ी। चैनी सही वक्त पर दादी को टेलीपोर्ट करके उनकी जान बचा लेती है और फिर वापस एक बुलडोजर के साथ लौटती है। चैनी को देखकर ही सब उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ पे तूफान मचा देती है, तबाही मचा देती है। तभी रॉबिन को भी होश आ जाता है। चर्च वाले फंक्शन करवा रहे होते हैं। सोन की वाइफ अपनी बेटी की फ़ोटो क्लिक कर रही होती है, तो खींच मेरी फ़ोटो। तभी वहाँ सोन आता है और उन्हें अलर्ट करता है, चर्च वाले सबको मौत के घाट सुला देंगे, चलो भागो यहाँ से। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जिस पर उसके घर वाले यकीन नहीं कर रहे होंगे, उसकी बात पर बाहर वाले घंटा भरोसा करेंगे। कांग रॉबिन सोन को एक भिखारी की तरह कोने में बैठा हुआ देखता है। तभी वहाँ चैनी भी आ जाती है। सोन चैनी रॉबिन को बताता है कि चर्च वाले फंक्शन पर आने वाले सभी लोगों पर केमिकल छिड़कने का प्लान बनाया है उन ढक्कनों ने, उन मादरचौदों ने। तीनों के तीनों केमिकल का ट्रक ढूंढने लग जाते हैं। एज एक्सपेक्टेड उन्हें घंटा कुछ नहीं मिलता। फंक्शन चालू हो जाता है। सोन अपनी बेटी को देखता है और खुश होता है। रॉबिन और चैनी ली को देखकर इमोशनल होते हैं और खुशी खुशी दोनों उसके पास भागते हुए जाते हैं। ली को जुरान कंट्रोल कर रही होती है। चल भाग यहाँ से मोटे, लेडीज फर्स्ट बोलते याद रखने का। ली चैनी पर हमला करता है। रॉबिन चैनी को बचा लेता है। ली चैनी को चौक स्लैम देने ही वाला होता है कि एंड मोमेंट पर चैनी ली को अपने साथ टेलीपोर्ट कर देती है। तू गजनी है क्या साले? मैं तेरी टीम में हूँ, तू मुझे क्यों मार रहा है? होश में आ जा कुत्ते। चैनी ली को होश में आने को कहती है। जुरान का नेटवर्क इतनी दूर तक पहुंच नहीं पाता, उसका सिग्नल वीक हो जाता है, जिस वजह से ली उसके कंट्रोल से आज़ाद हो जाता है। वो चैनी को गले लगाता है और फिर चैनी अपने साथ ली को वापस वहीं टेलीपोर्ट कर देती है। रॉबिन के अकेले में फट रही होती है, उन्हें देखकर वो मोटिवेट हो जाता है।
सोन अपनी बीवी और बेटी को सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वो अपनी बेटी को हेडफोन पहना के अपनी बीवी को किस करके शॉप से बाहर चला जाता है हेसियोंग सिटी के लोगों को बचाने। पापा आ रहे हैं, लव यू बेबी। जुरान सभी लोगों को कंट्रोल करती है। फोर वंडरफुल सभी से लड़ते हैं। कांग, रॉबिन और ली सबको पीट रहे होते हैं। डैम डैम डैम, बूम बूम बूम, टीन टीन टीन, चून चून चून। सोन झूठ बोलता रहता है ताकि सारे लोग उस गुब्बारे में चिपकते रहे। चैनी गुब्बारे को टेलीपोर्ट करके उन्हें जेल में डाल देती है और फिर वापस टेलीपोर्ट होकर आ जाती है। सोन की वाइफ और उसकी बेटी ये देखकर शौक हो जाते हैं कि उनका नठल्ला बाप और पति इतने बड़े काम कर सकता है, वो दुनिया को बचा सकता है। उस ढक्कन से तो हमें कुछ भी उम्मीद नहीं थी। वो छिपकली बनकर दीवार पर चढ़ रहा होता है। उसे लगता है कि वो स्पाइडरमैन लग रहा है, लौड़ा मेरा। वो जुरान के पास जाता है और वो उसे कुछ भी कहने नहीं देता। वो अपनी बकचोदी चालू रखता है। जुरान उसे कुछ कहती है, वो उसे डांट देता है। वो उसे कुछ कहती है, वो उसे टोक देता है। तभी हुरान वहाँ आके सोन को एक फटका देती है। सोन सीधा बिल्डिंग से नीचे गिरता है। हुरान जुरान को कहती है कि तुम हमें सुपर पावर ज़्यादा यूज़ करने के लिए बना करती थी और अब देखो तुम खुद कैसे भैंचोद इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करी हो, तुम्हारे मुँह से खून की उल्टी हो रही है, मत करो ऐसा। जुरान हुरान को बता देती है कि पाल हो और डॉक्टर हा मर चुके हैं, यानी पापा मर चुके हैं। जुरान हुरान को कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम इन्हें जिंदा मत छोड़ना। सोन की सांसें वापस लौट आती है। हुरान चैनी का इल्यूजन क्रिएट करके ली के पास जाती है। ली को लगता है कि वो असली चैनी है। हुरान ली को चाकू मार देती है और उसके बाद कहती है अलविदा मेरे दोस्त, और फिर उसकी पप्पी लेती है। जान जाए लेकिन ठरक ना जाए। जुरान को होश आता है। वो देखती है कि चैनी और ली मज़े से चुम्मा चाटी कर रहे हैं। मैं यहाँ लोगों को बहुत का नंगा नाच नचा रही हूँ, ये भोसड़ी के मज़े से चुम्मा चाटी कर रहे हैं। जुरान एक चर्च के एक ढक्कन को ऑर्डर देती है चैनी को ख़त्म करने के लिए। वो ढक्कन चैनी समझ के हुरान के ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर देता है। सोने देखकर चैनी का नाम चिल्लाता है, लेकिन चैनी पीछे से आके सोन की फाड़ देती है। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा हो? सोन कहता है तू इधर क्या कर रही है, उधर देख। चैनी और रॉबिन शॉक हो जाते हैं दूसरी चैनी को देखकर। हुरान अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर जुरान का दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं। एक तो गलती करती है, ऊपर से चिल्लाती है। खुद हुरान को कहती है कि उन्हें ख़त्म करने के लिए, और जब वो ली को ख़त्म करने जा रही होती है उस पर हमला करती है। तो तुझे किसने कहा था पीछे से उसकी गांड मारने के लिए, बेवकूफ़ उल्लू की पट्टी। ली को हुरान का किस अच्छा लगता है, इसीलिए वो अपने पास को याद करके हुरान को बड़ी आसानी से माफ़ कर देता है। और उसकी सांसें चल रही होती हैं तो उसे बचाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है कि हुरान बच सके और वो हुरान की पप्पी दोबारा ले सके। हुरान और एक्टिंग करके ये दिखाती है कि वो मर गई है। गर्दन टेढ़ी करने से, अपना एक हाथ नीचे गिराने से कोई मर नहीं जाता बेवकूफ़। उसकी ओवर एक्टिंग देखकर उसकी बहन जुरान उससे भी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है। चुप रहा कर, शांत रहा कर, इतनी चीखेगी चिल्लाएगी एक दिन जान से जाएगी। इतना गुस्सा करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता, समझी। आसमान में ब्लिम्प आ जाता है, यानी हेचोंग सिटी की मौत हवा में मंडरा रही होती है। इसे आप एयरशिप भी कह सकते हो। उसमें दुनिया भर का केमिकल होता है। 4 चूतिए मतलब वंडरफुल्स। सबकी चिता पर फूल ना चढ़ जाए उससे पहले उन्हें कुछ करना ही होगा। वो प्लान बनाते हैं, फिर वो कहते हैं रॉबिन, चैनी और सोन को एक साथ हवा में फेंक दे। वो फेंक देता है। वो दोनों उड़ते हुए ब्लिम्प पर आ जाते हैं। सोन अपनी स्टिकी पावर की मदद से उस ब्लिम्प पर चिपक जाता है। वो चैनी को छोड़ के नीचे कूद जाता है। कनफट्टल साला। ली अपनी पावर का यूज़ करके उसकी ज़मीन पर सेफ लैंडिंग करवाता है। चैनी उस ब्लिम्प के पूरे फटने से पहले, आधा तो फट चुका होता है वो चैनी उस ब्लिम्प के पूरे फटने से पहले और उसमें रखे केमिकल को हेचोंग सिटी पर गिरने से पहले ही टेलीपोर्ट कर देती है। ये देखकर जुरान फिर से गुस्सा करती है और इतना गुस्सा करती है कि शायद मर ही जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, डोंट मेक योर एंगर योर हंगर। वाह क्या इंग्लिश है, वाह क्या इंग्लिश है। नए साल के स्वागत के लिए आतिशबाजी हो रही होती है। जुरान के बेहोश होते ही सब होश में आ जाते हैं। चैनी ना जाने कहाँ मरी पड़ी होती है। सोन अपनी बीवी से कहता है तुझे सही में कुछ याद नहीं मैंने कैसे दुनिया को बचाया था। अपनी कमज़ोर याददाश्त पर जोर डाल, आलसी औरत। सोन की बीवी कहती है चुप हो जा वरना मुंह पे चांटे मारूंगी 4 और चूताड़ पे चप्पल मारूंगी 1000। चुपचाप से घर का काम कर जल्दी जल्दी, उसके बाद शॉप पर भी आ जा, वहाँ पे भी बहुत सारा काम रह रहा है। सोन की बेटी सोन को हीरो कहती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे सब कुछ याद होता है जो भी उस रात हेचोंग सिटी में हुआ था।
उसे सब कुछ याद इसीलिए होता है क्योंकि उसने हेडफोन पहने थे और वो गाना सुन रही थी, हाय नी तेरा कोका कोका कोका। मैं नहीं मानती मेरी पोती मर गई, मैं नहीं मानती, वो ज़िंदा है और वो अपनी दादी से मिलने ज़रूर आएगी। ये मेरे प्याज छिलने के आंसू हैं। मुझे भी यकीन है चैनी ट्रेन पर बैठ के चल छैया छैया करती हुई हेसियों छुट्टी पहुँचती ही होगी। चैनी की दादी चैनी की कब्र खोद देती है। ली सोच रहा होता है तुझसे भी छड़ के मैं जाऊँगा। ली अकेले में यह सोच रहा होता है मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 पप्पी मिली, एक को मैंने करी और एक ने मुझे करी और दोनों मर गई। हा हा हा। लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं और पेट भर के खाना ठूसते हैं। तभी वहाँ एक भूखी नंगी आती है और जानवरों की तरह खाना ठूसती है। ये देखकर चैनी की दादी समझ जाती है कि ये मेरी चैनी है। मेरी चैनी मौत को धोखा दे के वापस आ गई अपनी दादी के पास। वहाँ सभी लोग चैनी को देखकर खुश हो जाते हैं। चैनी बताती है कि मैं काफ़ी दूर चली गई थी, इसीलिए वापस आने में टाइम लग गया। चैनी वापस आ गई है ये सुनते ही ली कुत्ते की तरह भागता है। वहाँ चैनी उसका इंतज़ार कर रही होती है, अपनी जीभ बाहर लटकाए, लाल टपकाए। ली भागता हुआ चैनी के पास आता है। चैनी उससे देखकर खुश हो जाती है। वो उसके गले पड़ना चाहती है लेकिन ली उसे मना कर देता है और कहता है पहले नहा के आओ जाने मन। चैनी कहती है अबे ठरकी कुत्ते, बिना नहाए भी तुझे सब चलेगा। ये सुन के ली शर्माता है और सोचता है कि इसको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। चैनी ली को पीछे से लपक लेती है। ली को मज़ा आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। ली अपनी माँ से मिलने आया होता है। उसकी माँ उसे देखते ही पहचान जाती है। वो इसीलिए पहचान जाती है क्योंकि उसको भी पता होता है कि एक जवान हैंडसम लड़का एक अकेली गरीब बुढ़ी औरत से भला क्यों मिलना चाहेगा। यह दुनिया है मादर चौदों की। कोई नहीं बोलेगा देश के लिए नहीं, अपने लिए काम करते, पैसा कमा के घर में इज्जत कमाते, घर के बाहर लोगों की औकात दिखाते, चड्डी पहनते कम उतारते ज़्यादा, जो भारी पड़ जाता उसे कहते हैं पापा। कोई नहीं बोलेगा पैसे के लिए काम करते, अच्छा बनने के लिए तो सिर्फ नौटंकी करते, महान काम करके उसे कैश इन करते, बिजनेस में कन्वर्ट करके प्रॉफिट कमाते। लोग चूतिया है इसीलिए उन्हें हम सिर्फ चूतिया ही बनाते। ली कहीं नहीं गया, वो अभी भी हेसियों में ही काम कर रहा है और इंतज़ार कर रहा है अपनी पप्पियों का। मैं भी दूंगी तुम्हें पप्पी। डॉक्टर हावोंडो अपनी मौत के साथ खेल के टाइक्वांडो कहता है मैं जीत गया हूँ मैच, मेरी बंद आंखें खोलो पोचड़ी वालों। इसी के साथ वंडरफुल्स कोरियन ड्रामा ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई, जो कि आनी ही चाहिए, तो लाइक मारो, कमेंट अच्छा कर सकते हो तो करो, वरना मेरी वॉल पे मूतना मना है। सब्सक्राइब करोगे के ड्रामा के साथ सी ड्रामा मिलेगा। एक शरीर में 2 आत्मा देखने को मिलेगी, यानी एक चैनल में 2 कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक चैनल 2 कंटेंट। टू मच फन, लेट्स गो।